चलो अच्छी बात है। गुड इवनिंग बंटी। कैसे हो बेटा, आवाज आ रही है? अच्छा ठीक। बस 5 मिनट रुको तुम लोग। देखता हूँ और कौन ज्वाइन करेगा क्लास। गुड इवनिंग सौम्या बेटा, आवाज आ रही है ना? ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। हम पढ़ रहे थे टेरिडोफाइट्स के बारे में, है ना? तो टेरिडोफाइटा के हमने कल काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। आज हम टेरिडोफाइटा के रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तुम लोगों को याद होगा, मैंने कल बताया था टेरिडोफाइटा प्लांट्स जो हैं वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एज डिप्लॉयड प्लांट बॉडीज। उस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी में रूट होते हैं, स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। ठीक है। मैंने बताया था कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेम। उन टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। और ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनके लीव्स छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। खैर, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डायरेक्टली टेरिडोफाइटा का रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मान लो ये एक टेरिडोफाइटा प्लांट है, जनरल टेरिडोफाइट। ठीक है। और पहले ही बता चुका हूं, टेरिडोफिटिक प्लांट्स अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एज डिप्लॉयड प्लांट बॉडीज, और उस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है। तो मैं लिखूंगा टेरिडोफाइट जो कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, उस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट प्लांट बॉडी का डिप्लॉयड फेज, the diploid phase is known as sporophyte। ठीक है जी, ठीक है ना? अब देखो,
इस टेरिडोफिटिक प्लांट के ऊपर, इस स्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर लीव्स होते हैं। उन लीव्स को हम रिप्रोडक्टिव लीव्स बोलेंगे। ध्यान से सुनिए। एक तो वो वाले लीव्स जिन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, नॉर्मल लीव्स। लेकिन नॉर्मल लीव्स, फोटोसिंथेटिक लीव्स के अलावा इनमें कुछ स्पेशल लीव्स भी होते हैं। Those leaves are known as reproductive leaves. The reproductive leaves are also known as sporophyls. तो टेरिडोफाइटा प्लांट्स जो हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा, उनके पास कुछ रिप्रोडक्टिव लीव्स पैदा होते हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर आपको याद रखना, देयर आर सम टेरिडोफाइट्स जिनमें सारे के सारे स्पोरोफिल्स एक जैसे होते हैं। स्पोरोफिल मतलब रिप्रोडक्टिव लीव्स। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफिटिक प्लांट्स हैं जिनके स्पोरोफिल्स दो तरह के होते हैं, छोटे स्पोरोफिल्स और बड़े स्पोरोफिल्स। फिलहाल हम नॉर्मल एक ही टाइप के स्पोरोफिल्स बताएंगे, थोड़ी देर के बाद वो बताऊंगा। तो इस टेरिडोफिटिक प्लांट के ऊपर जो कि डिप्लॉयड है, जो कि स्पोरोफिटिक है, इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव लीव्स पैदा हो गए, विचार होने स्पोरोफिल्स। ठीक है। स्पोरोफिल्स के ऊपर बहुत सारे स्पोरांजिया प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरांजिया ग्रो होते हैं। स्पोरांजिया क्या होते हैं? स्पोरांजिया आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। तो स्पोरोफाइट of Pteridophyta bear reproductive leaves which are known as sporangia. इन स्पोरांजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे स्पोरांजिया के अंदर स्पोर्स? बेटा याद रखियो, स्पोरांजिया के अंदर डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। उन डिप्लॉयड सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोसाइट्स, या बोलेंगे स्पोर मदर सेल्स। इन्हीं स्पोर मदर सेल्स का, जो कि स्पोरांजिया के अंदर है, मैं लिखूंगा इनसाइड स्पोरांजिया। इन स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस हो गया। अब तुम लोगों को पता ही है, बार बार मैं बोलता हूं, जब भी डिप्लॉयड सेल का मियोसिस होगा तो जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स बनेंगी वो होंगे हैप्लॉइड। तो स्पोरांजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स हैं डिप्लॉयड, उनका मियोसिस हुआ, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स बने। इन्हीं हैप्लॉइड सेल्स को हम बोलते हैं स्पोर्स। ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स आर नोन एज स्पोर्स। इन स्पोर्स का बेटा जर्मिनेशन होगा। क्या होगा भाई? जर्मिनेशन। स्पोर्स अंडरगो जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब, जर्मिनेशन का मतलब स्पोर एक सिंगल सेल था, अब इस स्पोर का माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होने से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में हर एक सेल ना हैप्लॉइड ही होगा। तब जाके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम गैमीटोफाइट बोलेंगे। multicellular haploid structure which is known as gametophyte। तो पहले टेरिडोफाइटा का क्या था? स्पोरोफिटिक फेज।
अब स्पोरोफिटिक फेज में स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस हुआ तो स्पोर्स बने, इन्हीं स्पोर्स का जर्मिनेशन होके हैप्लॉइड फेज बना जिसको अपन गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, इस गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको हम बोलेंगे आर्चिगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम produces male gametes which are known as antherozoites. आर्चिगोनियम के अंदर ये मेल गैमीट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आर्चिगोनियम के अंदर हैप्लॉइड फीमेल गैमीट था। ठीक है, और एंथीरोजॉइड भी क्या है? ये हैप्लॉइड है, इट इज अ हैप्लॉइड मेल गैमीट। तो ये हैप्लॉइड मेल गैमेट एंथीरोजॉइड मोटाइल था, इसके पास बहुत सारे फ्लैजेला थे। फ्लैजेला की मदद से ये पानी में मूव किया और पहुंच गया आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम के अंदर हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ। इस प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से बनेगा एन और एन फ्यूज हुआ तो 2n मतलब डिप्लॉयड जाइगोट। इस डिप्लॉयड जाइगोट का जर्मिनेशन होगा तो बनेगा एम्ब्रियो, ये भी डिप्लॉयड। और एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ये बना देगा एक यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफिटिक प्लांट। फिर इसी यंग स्पोरोफिटिक प्लांट का और ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा एंड एन अडल्ट स्पोरोफिटिक प्लांट इज फॉर्म्ड। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट। लेकिन आपको इस पूरी लाइफ हिस्ट्री में कुछ चीजों को याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था गैमेटोफाइट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट था बेटा, हैप्लॉइड फेज था, वो था मेन बॉडी, उसके ऊपर बनता था स्पोरोफाइट जो उसके साथ अटैच रहता था एज अ पैरासाइट। यहां पर ऐसा सीन नहीं है, यहां पर ये गैमेटोफाइट ना मेन बॉडी नहीं है, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, दूसरी बात, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहते। स्पोरोफाइट इज independent of gametophyte. Sporophyte is independent of gametophyte. तीसरी बात, जो यहां पर गैमेटोफाइट बना बेटा, दिस गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड, छोटा सा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। ठीक है जी, गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड। और सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट बात देख लो, स्पोरोफाइट मतलब 2n यानी कि डिप्लॉयड फेज, उसमें स्पोरिक मियोसिस हुआ। स्पोरिक मियोसिस मतलब स्पोर बनने के टाइम वाला मियोसिस।
तब जाके हैप्लॉइड फेज मतलब गैमेटोफाइट बना, और इस गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तब जाके वापस स्पोरोफाइट बना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी होता है क्या, ऑल्टरनेशन। ब्रायोफाइट्स में भी ये था और यहां पर भी ये है, ऑल्टरनेशन ऑफ generations, alternation of generations। एंड यहां पर 2n फेज मतलब डिप्लॉयड फेज, n फेज मतलब हैप्लॉयड फेज, दोनों ही बराबर बराबर पीरियड, दोनों ही बराबर बराबर डोमिनेंट। देख सकते हो स्पोरोफाइट 2n फेज, उसके बाद स्पोरोफिल्स जो स्पोरोफाइट के ऊपर बने ये भी 2n डिप्लॉयड, स्पोरोफिल्स के ऊपर जो स्पोरांजिया थे वो भी डिप्लॉयड, स्पोरांजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स थे वो भी डिप्लॉयड, यहां तक पूरा डिप्लॉयड फेज। फिर मियोसिस हुआ तो हैप्लॉयड फेज स्टार्ट हुआ, स्पोर बना ये हैप्लॉयड, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ तो गैमेटोफाइट बना ये भी हैप्लॉयड, गैमेटोफाइट के ऊपर बने सेक्स ऑर्गन्स एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया, उनके अंदर जो सेल्स थे वो भी हैप्लॉयड, आर्चिगोनियम के अंदर मेल गैमेट था वो हैप्लॉयड, एंथीडियम से फीमेल गैमेट एंथीरोजॉइड बना वो भी हैप्लॉयड, देन इनका फ्यूजन होके वापस जाइगोट बना, अब यहां से फिर डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हुआ। तो ये वाला लाइफ साइकिल जिसमें आपको दोनों फेजेस डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज देखने को मिलेगा, ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैंने डिप्लो क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्ट होता है कहां से, डिप्लॉयड फेज से। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड मियोसिस हुआ कहां पर, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे मियोसिस को भैया हम बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, लगभग लगभग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल सिमिलर है, लेकिन फर्क ये है कि ब्रायोफाइटा में पहले लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है गैमेटोफाइट से, हैप्लॉइड फेज से, और उस गैमेटोफाइट के ऊपर एक स्पोरोफाइट बनता है जो अटैच ही रहता है उसके साथ। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच ही रहेगा। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अलग अलग एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती थी, मेन प्लांट बॉडी होती थी, और यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। ये समझ आया? अगर इसमें कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। There are some pteridophytes in which spores developed are of two types. ध्यान से सुनियो, if spores formed inside sporongia are of same size, are of same size, the spores are known as homospores. होमोस्पोर्स, जैसा कि अभी पिछले वाले पेज में हमने देखा, देख सकते हो, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स,
है ना, सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स, ऐसे स्पोर्स को हम बोलेंगे होमोस्पोर्स। और वो वाले टेरिडोफाइट्स जिनके अंदर एक जैसे स्पोर्स बनेंगे उनको बोलेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, राइट। वही यहां पर लिख रहे हैं हम, अगर स्पोर्स स्पोरांजिया के अंदर जो बन रहे हैं स्पोर्स सेम साइज के होंगे, ऐसे स्पोर्स को हम होमोस्पोर्स बोलेंगे। एंड द pteridophytes are known as homosporous pteridophytes। होमो मतलब सिमिलर, स्पोरस मतलब जिनके पास एक जैसे स्पोर्स होंगे। इनको हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है। आप याद रखोगे, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफिटिक प्लांट्स आर होमोस्पोरस। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन if spores formed are of two types, अगर दो साइजेस के स्पोर्स बनेंगे are of different sizes, that is smaller ones, स्मॉलर वंस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, एंड लार्जर वंस को हम बोलेंगे मेगास्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स। तो ऐसे स्पोर्स को हम बोलेंगे हेटेरोस्पोर्स, और ऐसे टेरिडोफिटिक प्लांट को हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। द प्लांट इज नोन एज हेटेरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पोरस टेरिडोफाइट। जिनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेगा, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे कुछ प्लांट्स का नाम। सबसे पहले सेलाजिनेला, ये एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। देन हम लिखेंगे मार्सिलिया, ये भी एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। देन हम लिखेंगे साल्विनिया, देन हम लिखेंगे एजोला। ये चारों हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, इनमें दो डिफरेंट साइजेस के स्पोर्स बनेंगे। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है जी, इतना काफी है ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, जो हमारे पास ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखो बच्चे, ये एक स्पोरोफिटिक प्लांट ऑफ द टेरिडोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड, एक टेरिडोफाइटिक प्लांट है जो कि स्पोरोफिटिक स्टेज में है।
ठीक है भाई। इस स्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर वही रिप्रोडक्टिव लीव्स बनेंगे जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलेंगे, लेकिन इसके पास दो तरह के स्पोरोफिल्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। याद रहे, स्पोरोफिल माइक्रो हो या मेगा हो, स्पोरोफिल्स ना रिप्रोडक्टिव लीव्स ही होते हैं, इनके ऊपर स्पोर्स बनने ही बनने हैं। और दोनों माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, इनके सेल सारे डिप्लॉयड ही होते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर बहुत सारे स्पोरांजिया बनेंगे जिनको हम माइक्रोस्पोरांजिया बोलेंगे। तो अगेन माइक्रोस्पोरांजिया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, एंड मेगास्पोरोफिल्स के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे मेगास्पोरांजिया। अरे बहुत आसान है। ठीक है। अब हम जानते हैं माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इनको हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि अभी भी डिप्लॉयड है, और मेगास्पोरांजिया के अंदर जो सेल्स होंगे डिप्लॉयड सेल्स, उनको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स या मेगास्पोरोसाइट्स। ये भी भाई डिप्लॉयड सेल्स ही है। अब क्या होगा, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा और इन मेगास्पोर मदर सेल्स का भी मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर जो माइक्रोस्पोरांजिया हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, उनका मियोसिस होगा। और मेगास्पोरोफिल्स के अंदर जो मेगास्पोरांजिया हैं उनके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, उनका भी मियोसिस हुआ। और बेटा आप जानते हो मियोसिस होने के बाद एक डिप्लॉयड सेल का क्या होता है, वो डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट होता है, राइट। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स अब कैसे होंगे भाई, हैप्लॉयड। सिमिलरली मेगास्पोर मदर सेल्स का मियोसिस हुआ तो ये बनाएंगे मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स आर आल्सो हैप्लॉयड। देखो अभी तक ब्लैक, जहां तक मैंने ब्लैक बनाया वहां तक डिप्लॉयड फेज चल रहा था। अभी मैंने मियोसिस के बाद ना पिंक कलर यूज किया, इसका मतलब यहां से अब हैप्लॉयड फेज चलेगा। ठीक है ना? अरे भाई ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा, मेगास्पोर, इसका होगा जर्मिनेशन। माइक्रोस्पोर, इनका भी होगा जर्मिनेशन। मेगास्पोर्स का जब जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन मैं तुमको बता चुका हूं, सिंगल सेल था, सिंगल सेल का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स का जर्मिनेशन होगा तो ये बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट। लेकिन याद रखियो, अभी हैप्लॉयड फेज स्टार्ट हो ही गया है,
गैमेटोफाइट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे उनका नाम है एंथेरिडिया, एंथ्रेडिया, ठीक है जी। और आपको पता है एंथ्रीडिया बेटा मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ये मूव करने वाले, सॉरी एंथ्रीडिया नहीं, एंथ्रीडिया के अंदर जो बनने वाली चीज है, एक मिनट, अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे जिनका नाम है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम के अंदर एक हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनेगा, लेकिन एंथ्रीडिया के अंदर बहुत सारे हैप्लॉइड मेल गैमीट्स बनेंगे। उन हैप्लॉइड मेल गैमीट्स का नाम है एंथीरोजोइड्स। यही एंथीरोजोइड्स बेटा जी मोटाइल होते हैं। मोटाइल बोले तो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ये मूव करेंगे। अब ये एंथीरोजोइड्स पानी में मूव किए और पहुंच गए आर्चिगोनियम के पास। एक आर्चिगोनियम में बहुत सारे एंथीरोजोइड्स चले जाते हैं, लेकिन एक एंथीरोजोइड फ्यूज होगा इस फीमेल गैमीट के साथ। जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, तो हम बोलेंगे हो गया फर्टिलाइजेशन, मतलब सिनगैमी। और फर्टिलाइजेशन के बाद बना आर्चिगोनियम के अंदर, या फर्टिलाइजेशन के बाद बना एन और एन फ्यूज हुआ तो 2n डिप्लॉइड जाइगोट। देखो अब फिर से स्टार्ट हुआ डिप्लॉइड फेज, मैं ब्लैक से ही दिखाऊंगा। ये रहा डिप्लॉइड फेज, जाइगोट। उसके बाद ये जाइगोट कन्वर्ट होगा इनटू अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो। फाइनली एम्ब्रियो का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा एंड ए न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट इज फॉर्म्ड। तो इनका लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। समझ आ रही है कुछ? तो ये लाइफ साइकिल उन टेरिडोफाइट्स का है जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर भी तुम लोग वही सीन देखोगे। कौन सा सीन? पहला फेज था डिप्लॉइड फेज, स्पोरोफिटिक फेज। इस डिप्लॉइड फेज, स्पोरोफिटिक फेज से क्या बना? इस फेज से बना हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। लेकिन फर्क है यहां पर, फर्क क्या है बेटा? यहां पर हैप्लॉइड फेजेस दो, मेल हैप्लॉइड फेज एंड फीमेल हैप्लॉइड फेज। मेल हैप्लॉइड फेज को मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे और फीमेल हैप्लॉइड फेज को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, लेकिन हैप्लॉइड ही है ना। तो डिप्लॉइड फेज से हैप्लॉइड फेज बना और हैप्लॉइड फेज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वापस ना डिप्लॉइड फेज बना। अगेन यहाँ पर दोनों फेजेस हैं लाइफ साइकिल में। तो ये लाइफ साइकिल कौन सा लाइफ साइकिल हुआ? डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है जी, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इस डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी लिख सकते हो, बट मैंने डिप्लोहैप्लॉन्टिक इसलिए लिखा क्योंकि स्टार्ट हुआ कहां से? स्पोरोफाइट से। ब्रायोफाइट्स में हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टार्ट होता है हैप्लॉइड फेज। तो दोनों डिप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लगभग सेम ही है। और मियोसिस दोनों में कहां पर होगा? स्पोर बनने के टाइम पे, देख सकते हो। ऐसे मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? स्पोरिक
मियोसिस। ठीक है, अभी अभी बोला, फिर से बोलूंगा। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद ऑल्टरनेट होगा गैमेटोफिटिक जनरेशन, और गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद वापस आएगा स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। मैंने आपको टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में कल बताया था। आज मैंने टेरिडोफाइट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। आपको याद रखना है, टेरिडोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के थ्रू होगा। है क्या होगा? डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के थ्रू, राइट। और डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमेशा होगी कौन सी मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस, राइट। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन कर दीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हम आपको टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन बताएंगे, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। ठीक है, देख एक मिनट बेटा, आपको क्लासिफिकेशन बताता हूं टेरिडोफाइट्स का। थोड़ा सा आप वेट कीजिए। बस बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखो, दिखाई दे रहा है? ये आसान सा एक
छोटा सा फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो डिवीजन टेरिडोफाइटा देख सकते हो, 1 2 3 4 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहले क्लास का नाम, क्लास पी साइलेंट रहेगा बेटा, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा। फिर क्लास लाइकोप्सिडा, फिर क्लास सिफिनोप्सिडा एंड क्लास टेरोप्सिडा। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए। एकदम डेफिनेटली मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। एक मिनट। देखो क्लास सेलोप्सिडा का एग्जाम्पल, सिलोटम, प्लांट का नाम है सिलोटम। दूसरा एग्जाम्पल राइनिया, RHYNIA। एंड तीसरा एग्जाम्पल हॉर्नियोफाइटा। आपको तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। इनमें से तीनों में से जो ये दो है, कौन कौन सा, हॉर्नियोफाइटॉन एंड राइनिया, ये दोनों फॉसिल प्लांट्स। दीज आर फॉसिल प्लांट्स। फॉसिल प्लांट समझते हो, ये लिविंग प्लांट्स नहीं, लेकिन ये हमारे पास हैं हमारे म्यूजियम्स में, हमारे लेबोरेटरीज में इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। बचा सिलोटम। इस क्लास में इकलौता आपको एक इकलौता जीनस मिलेगा सिलोटम। यही सिलोटम रिप्रेजेंट करता है क्लास सिलोप्सिडा ऑफ डिवीजन टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसके बाद जाएंगे लाइकोप्सिडा, क्लास लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के अंदर जितने भी टेरिडोफिटिक प्लांट्स आते हैं उनको हम कॉमनली बोलते हैं क्लब मॉसेस। क्या बोलते हैं, क्लब मॉसेस। इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे सेलाजिनेला। याद रहे ये मॉसेस नहीं है, क्योंकि मॉसेस एक्चुअली मॉसेस आर ब्रायोफाइट्स, बस कॉमन नेम दिया है क्लब मॉसेस, एक्चुअली दे आर नॉट मॉसेस। सेलाजिनेला, ठीक। फिर आएगा क्लास सिफिनोप्सिडा। क्लास सिफिनोप्सिडा, इनको हम कॉमनली बोलते हैं हॉर्सटेल्स। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे इक्वेसेटम, इक्वेसेटम। एंड लास्ट क्लास टेरोप्सिडा, दे आर कॉमनली नोन एज फर्न्स। सबसे ज्यादा एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स यही, वेल डेवलप्ड एंड एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स। और इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल है एडियांटम। एडियांटम को हम कॉमनली बोलते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न। राइट, वॉकिंग फर्न बेटा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका लीफ टिप्स इसके बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। जैसे ही ये लीफ टिप किसी के साथ टच करता है, किसी चीज के साथ, ये लीफ टिप के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर पाता है। मतलब
वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लीफ टिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकती है तो लीफ टिप से ये पूरा का पूरा एरिया में फैल सकता है, तभी इसको वॉकिंग फर्न बोला जाता है। इसको एडियांटम को, एडियांटम का दूसरा नाम भी, इट इज आल्सो नोन एज मेडन हेयर फर्न। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा इस क्लास में, मार्सिलिया। मार्सिलिया के बाद लिखूंगा एजोला। एजोला याद रखेंगे आप, ये एक एक्वाटिक फर्न है। मार्सिलिया भी एक्वाटिक फर्न है। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले हैं। एजोला के बारे में शायद तुम लोगों को याद हो, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम मोनेरा में पढ़ाया था। एक सायानोबैक्टीरियम है, उसका नाम है एनाबीना। एनाबीना एजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। एनाबीना lives as a symbiont with this एजोला, और इस एजोला एनाबीना एसोसिएशन को हम यूज कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर समझते ही हो, अपने खेतों में इसको यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये था क्लासिफिकेशन के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं बोलना आपको, बस इतना ही बोलना है कि डिवीजन टेरिडोफाइटा is classified into 4 classes: Coelopsida, Lycopsida, Staphyopsida, Pteropsida। टेरोप्सिडा में सबसे ज्यादा एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स आते हैं जिनको हम कॉमनली फर्न्स बोलते हैं। सिलोप्सिडा में केवल एक ही लिविंग जीनस है जिसका नाम है सिलोटम, बाकी सारे उसके अंदर जितने भी प्लांट्स थे वो फॉसिल्स बन चुके हैं, डेड है। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल सेलेजिनेला एंड स्टेफिनोप्सिडा का एग्जांपल इक्वेसिटम। टेरोप्सिडा में 3-4 एग्जांपल्स मैंने बताए, एडियांटम, मार्सिलिया एंड एजोला। मार्सिलिया एंड एजोला आर एक्वाटिक फर्न्स, और एजोला एक सायानोबैक्टीरियम जिसका नाम एनाबीना है, उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। इस सिम्बायोटिक रिलेशन को, इन दोनों को एक साथ हम यूज कर सकते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया, आगे चलते हैं। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। अब चलते हैं जिम्नोस्पर्म्स के पास, राइट। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के पास जाने से पहले आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, सिफोनो गैमी एंड ज़ूडियो गैमी। ये दो चीजों के बारे में डिफरेंस बहुत जरूरी है, याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। देखो, सिफोनोगैमी का मतलब है
fusion of male gamete with female gamete by the help of पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को जानते हो? बताओ, कभी सुना है पोलन ट्यूब? हाँ, किस किस ने सुना है पोलन ट्यूब के बारे में? बंटी, सौम्या, रश्मि, श्रुति, पढ़ा है कभी इसके बारे में? अरे बोलो भाई, मैं पूछूंगा नहीं। सौम्या ने कहा नहीं पढ़ा। मैं नहीं पूछूंगा बेटा। 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वहां पर आपको टीचर ने बताया होगा, क्या बताया होगा, कि जब फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ जाता है, वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके कार्पल के स्टाइल के थ्रू एक लंबा सा ट्यूब भेज देता है। उस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो पोलन ट्यूब उन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचाता है, तब जाके मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है ना? वही मैंने यहां पर लिखा, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने में एक पोलन ट्यूब मदद कर रहा है, ऐसे वाले फ्यूजन को बेटा जी हम बोलते हैं सिफोनोगैमी। क्या बोलेंगे? सिफोनोगैमी। और सिफोनोगैमी आपको किसमें देखने को मिलेगा? सिफोनोगैमी इज सीन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। पढ़ेंगे हम इनके बारे में। सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचने में मदद करता है ये पोलन ट्यूब। ठीक है जी। लेकिन हम लोगों ने ब्रायोफाइटा देखा। ब्रायोफाइटा में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचने में पोलन ट्यूब बना क्या? नहीं बना। टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचने में पोलन ट्यूब बना क्या? अरे भाई, पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है बताओ? पिछले 2 क्लासेस से यही तो पढ़ा रहा हूं। मैंने बताया ना, ब्रायोफाइटा में मेल गैमीट को बोलते हैं एंथीरोजोइड। टेरिडोफाइटा में भी मेल गैमीट को बोलते हैं एंथीरोजोइड। मैंने ये बताया ना, एंथीरोजोइड होते हैं मोटाइल। मोटाइल का मतलब उनके पास फ्लैजिला होते हैं। तो इन्हीं फ्लैजिला को यूज करके ये एंथीरोजोइड पानी में स्विम करेगा और तब जाके आर्चिगोनियम के पास पहुंचेगा। आर्चिगोनियम में फीमेल गैमीट वेट कर रहा है। अब यहां पर पोलन ट्यूब कहां बना? नहीं बना ना? समझ आ रही है बात? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? फ्यूजन ऑफ
मेल गैमेट with female gamete by the help of मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब चलने की ताकत ऑफ मेल गैमेट and not by the formation of pollen tube. And not by the formation of pollen tube. इस प्रोसेस को, इस फ्यूजन को हम बोलते हैं ज़ूडियोगैमी। यहां पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ज़ूडियोगैमी occurs in bryophytic plants and pteridophytic plants. तो अगर तुमको कोई पूछेगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट कैसे होता है, तुम बोलोगे सिंपली सर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सिनगैमी होता है बाय द मेथड ऑफ ज़ूडियोगैमी। अगर वो चालाक होगा उसको समझ आएगा एक ही वर्ड से, लेकिन अगर चालाक नहीं होगा तो वो बोलेगा भाई ये ज़ूडियोगैमी क्या है। तब तुम उसको समझाओगे कि ज़ूडियोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट के पास मूव करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो बोलेगा कौन से स्ट्रक्चर्स, तुम बोलोगे मेल गैमीट के पास फ्लैजिला होते हैं, उन्हीं फ्लैजिला से ये मेल गैमीट पानी में तैरेगा, स्विम करेगा, तब जाके ये मेल गैमीट आर्चिगोनियम में फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। अब देखो लॉजिकल बात है, मैंने तुम लोगों को बताया ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ना लैंड प्लांट्स, लेकिन फिर भी इनको अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए पानी चाहिए। क्यों चाहिए पानी भाई? क्योंकि इनके मेल गैमीट्स ना मोटाइल होते हैं, इनके मेल गैमीट्स में फ्लैजिला होते हैं। अब अगर पानी नहीं चाहिए होता इनको तो फ्लैजिला वाले मेल गैमीट सूखे में तैरते क्या? तैरने के लिए, स्विम करने के लिए पानी चाहिए ना, हल्का सा ही सही लेकिन चाहिए। अब अगर ये खुश्क जमीन पे रहते, पानी इनको चाहिए नहीं होता, तब तो फ्लैजेला वाले मेल गैमेट की जरूरत क्या थी? समझ रहे हो बात? भाई बात समझ आई? हाँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के पास। एकदम बढ़िया। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम डायरेक्टली जिम्नोस्पर्म्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब सीडेड प्लांट्स। मतलब अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स की जिनके पास सीड्स हैं। अभी तक टेरिडोफाइटा तक हमने उन प्लांट्स की बात की जिनके पास सीड्स नहीं होते थे, उनको हमने बोला था क्रिप्टोगैम्स, है ना? ओ
इन स्पर्मेटोफाइटा वाले प्लांट्स को हम फनीरोगैम्स भी बोलते हैं। फनीरोगैम्स, सीडेड प्लांट्स। ठीक है जी। इस डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को और छोटे दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। उन सब डिविजन्स में से पहला वाला सब डिविजन है सब डिविजन जिम्नोस्पर्मी, या आसान भाषा में डायरेक्टली लिखूंगा जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरा सब डिविजन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। ठीक है भाई, तो हमने बात करनी है किनकी? जिम्नोस्पर्म्स की। देखते जाओ। जिम्नोस्पर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर सीडेड प्लांट, सीड्स हैं इनमें, लेकिन दे हैव नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स का मतलब ऐसे सीड्स जो फ्रूट्स के अंदर छुपे नहीं है। सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन इनसाइड फ्रूट्स। अब इनके सीड्स फ्रूट के अंदर छुपे क्यों नहीं? बिकॉज इनमें फ्रूट्स एब्सेंट ही होते। फ्रूट्स आर एब्सेंट। अब पूछोगे सर फ्रूट्स एब्सेंट क्यों हैं? क्योंकि इनमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। एस फ्लावर्स आर एब्सेंट। याद रखना, जिसमें फ्लावर नहीं बनेगा उसमें फ्रूट बनने का कोई चांस नहीं, क्योंकि फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरी होती है, उसी ओवरी से फ्रूट बनने वाला है, और उसी फ्रूट के अंदर के ओव्यूल्स या सीड्स छुपे रहते हैं। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। इनके कुछ और फीचर्स हम बताएंगे। दे आर वैस्कुलर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स आर वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स मतलब xylem and phloem tissue is present in them. इनमें xylem टिश्यू भी होगा और फ्लोएम टिश्यू भी होगा। xylem टिश्यू क्या काम करेगा बेटा? 9th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। xylem is meant for conduction of water and minerals. एक प्लांट जब रूट से ना पानी खींचता है, मिनरल्स खींचता है, तो वो पानी और मिनरल्स इसी जाइलम के थ्रू प्लांट के चप्पे चप्पे तक, कोने कोने तक पहुंच जाता है। अब मान लो कि प्लांट के अंदर जो जाइलम है ना, ये रास्ता है, हाईवे है। किस लिए? ये हाईवे केवल दो गाड़ियों के लिए है, वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम दूसरा हाईवे है, दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है। इसके थ्रू केवल एक ही गाड़ी चलती है, और वो गाड़ी है फूड। प्लांट्स में फूड बनेगा कहां पर? फ्रूट नहीं, फूड। प्लांट्स में फूड कहां बनेगा? खाना लीफ के अंदर बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर वही फूड, फिर वही खाना लीफ से प्लांट के कोने कोने तक पहुंचेगा, लेकिन कहां से जाएगा? फ्लोएम से जाएगा। तभी हम बोलते हैं फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट एंड जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, राइट? टेरिडोफाइट्स में भी मैंने कहा था वैस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स के जाइलम में काफी सारी चीजें नहीं होती और फ्लोएम में काफी सारी चीजें नहीं होती। यहां पर भी वैसे ही कुछ सीन है। इनका जो जाइलम है, जिम्नोस्पर्म्स का जाइलम, जाइलम लैक्स जाइलम वेसल्स, मतलब जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। जाइलम वेसल्स एब्सेंट।
और बेटा इनके फ्लोयम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। अगर तुम लोग चालाक होते, तुम लोग क्या करते, तुम लोग को पता होता जाइलम और फ्लोयम टिश्यू का कंपोजिशन। ये 9th क्लास में तुम लोग ये सब चीजें पढ़े हो। अगर नहीं भी पता होता तब भी, मैंने पिछली क्लास में भी ये बोला था, तब भी तुम लोग एटलीस्ट जाइलम और फ्लोयम का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़े होते खुद से। देखो, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट्स के अंदर। इस जाइलम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है: जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। बट यहां पर जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में जाइलम ट्रैकीड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, लेकिन जाइलम वेसल्स एब्सेंट। सिमिलरली, फ्लोयम is composed of 4 types of cells in higher plants, मतलब एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में फ्लोयम 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। कौन कौन सा? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोयम फाइबर्स एंड फ्लोयम पैरेन्काइमा। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोयम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। फिर क्या होता है? सीव ट्यूब्स होंगे, फ्लोयम फाइबर्स होंगे एंड फ्लोयम पैरेन्काइमा। समझ आई ना बात? यस। अभी देखो, यहां पर हम एक एक्सेप्शन डालते हैं। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन इन जिम्नोस्पर्म्स लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये बेटा। कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं, लाइक मैं नाम लिखूंगा। एक जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है नेटम, जी साइलेंट रहेगा, NETUM। दूसरा है, उसका नाम है एफेड्रा, EPHEDRA। तीसरा है बेटा, उसका नाम रहेगा वेल्विशिया, वेल्विशिया। ये 3 ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें जाइलम वेसल्स होती है। जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं। बट ये कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनके जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हो गया? वेरी गुड। Gymnosperms are woody plants. Gymnosperms are woody plants. Herbaceous plants नहीं, woody trees. And secondary growth occurs in them. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। Secondary growth occurs in them. अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या है पढ़ाऊंगा मैं प्लांट एनाटॉमी में, लेकिन फिलहाल आप एक चीज याद रखो,
एक प्लांट में ना दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट का लेंथ बढ़ना। जब प्लांट का लेंथ बढ़ेगा उस ग्रोथ को हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट का थिकनेस बढ़ना। प्लांट जब मोटा हो जाएगा, प्लांट का डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा, वुडी बन जाएगा, तब बोलेंगे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। हमारे पास मैंगो ट्री है, या पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। बेटा जब हम छोटा सा एक मैंगो ट्री लगाते हैं, उसका बीज बोते हैं, तो उस बीज से वेरी डेलिकेट छोटा सा प्लांट निकलता है। फिर कुछ सालों में वो प्लांट लंबा भी हो जाएगा और उस प्लांट की थिकनेस मोटा भी हो जाएगा। मतलब उस प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ भी हो रहा है और सेकेंडरी ग्रोथ। बट हम अगर चावल, धान धान का बीज बोते हैं, राइस प्लांट का बीज बोते हैं, उससे छोटा सा ग्रीन कलर का हर्बेशियस प्लांट निकलता है। फिर हम उस हर्बेशियस प्लांट को निकाल के फिर से बोते हैं, तब जाके धान का प्लांट निकलता है। तुम लोग बताओ बेटा, धान राइस प्लांट में थिकनेस इंक्रीज होती है क्या? वो हमेशा हर्बेशियस प्लांट ही रहेगा, रहेगा ना? हाँ, वो हमेशा पतला ही रहता है, वुडी प्लांट नहीं होता वो। फाइनली हम उसको काटते हैं और फिर धान हार्वेस्ट करते हैं। सेम कहानी वीट के साथ भी है। वीट गेहूं है ना? मतलब इन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, इन प्लांट्स में केवल प्राइमरी ग्रोथ होता है। समझ रहे हो बात? तो जिम्नोस्पर्म्स की बात यह है कि इनमें सेकेंडरी, वुडी प्लांट है तो वुडी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही होगा। प्राइमरी ग्रोथ तो होना ही है, प्राइमरी ग्रोथ हर प्लांट में होता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ कुछ प्लांट्स में होता है, कुछ में नहीं होता। अब सेकेंडरी ग्रोथ किन प्लांट्स में होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये रीजन मैं आपको प्लांट एनाटॉमी में समझाऊंगा। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? समझ रहे हो बात? अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताना स्टार्ट किया तो ये वहां पर जाएगा, फिर हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अच्छा आगे देखो। जो जिम्नोस्पर्म्स का प्लांट बॉडी है, जिम्नोस्पर्म प्लांट बॉडी, डिप्लॉयड होता है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज डिप्लॉयड। क्योंकि ये डिप्लॉयड है, बताओ इसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे या स्पोरोफाइट? मैंने तुम लोग को बोला जिम्नोस्पर्म का प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, वुडी प्लांट विच इज डिप्लॉयड। क्या ये स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट? बोलो। ए, क्या बोल दिए भाई? जब भी डिप्लॉयड बोलेंगे ना तब स्पोरोफाइट बोलने का। जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, इसका मतलब इट इज स्पोरोफिटिक इन नेचर। कितनी बार समझाऊं मैं बंटी? ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स की प्लांट बॉडी जो कि एक स्पोरोफाइट है, इसमें क्या क्या चीजें होती है? अच्छे खासे रूट्स होते हैं, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, एक वुडी स्टेम होता है, एंड लीव्स भी होते हैं। ठीक है, रूट्स कौन से होते हैं? इनमें एक टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम।
अब आप बोलोगे सर टैप रूट सिस्टम क्या है? मैंने बताया था कल, एक ऐसा रूट सिस्टम जिसमें मेन एक प्राइमरी रूट होगा, प्राइमरी रूट से बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलेंगे, सेकेंडरी रूट के और सारे ब्रांचेस निकलेंगे उनको हम टर्शरी रूट्स बोलेंगे, टर्शरी रूट्स के ऊपर और ब्रांचेस निकलेंगे जिनको हम रूटलेट्स बोलेंगे, और रूटलेट्स के ऊपर होंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम रूट हेयर्स बोलेंगे। ऐसे वाले रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। इधर देखो, मान लो ये हमने एक सीड जमीन में डाल दिया, सीड से दो चीजें निकलती हैं, एक नीचे एक ऊपर। जो चीज नीचे जाएगी इसको बेटा हम बोलते हैं रेडिकल, जो चीज सॉइल के ऊपर जाएगी इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, इस रेडिकल से बाद में डेवलप होगा प्राइमरी रूट। क्या डेवलप होगा? और फिर प्राइमरी रूट के ऊपर ब्रांचेस आएंगी जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलेंगे। सेकेंडरी रूट्स फिर से डिवाइड होके टर्शरी रूट्स बनाएंगे, टर्शरी रूट्स डिवाइड होके रूटलेट्स और रूट हेयर्स बनाएंगे, तो बन गया एक रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम। तो ऐसा वाला रूट सिस्टम जो बेसिकली बनेगा रेडिकल ऑफ द सीड से, ये सीड था ना, जब सीड से रेडिकल निकला, उस रेडिकल से जो रूट सिस्टम बनेगा वो रूट सिस्टम स्टार्ट होगा प्राइमरी रूट से। ऐसे वाले रूट सिस्टम को बेटा हम टैप रूट बोलेंगे। और जो ऊपर जाएगा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा। शूट सिस्टम बोले तो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एटसेट्रा। ठीक है ना? तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होता है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके रूट्स में, रूट्स हैव माइकोराइजी, माइकोराइजी याद आया? कुछ पढ़ा चुका हूं। इनके रूट्स में माइकोराइजी होते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, तब तक मैं, मुझे बताओ माइकोराइजी क्या होते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ मुझे, बता मुझे, माइकोराइजी में पढ़ाया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अरे माइकोराइजी क्या है? फंजाई है ये, दीज आर फंजाई जो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट रहते हैं। वही तो बोला, माइकोराइजी सिम्बायोटिक फंजाई हैं जो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट रहते हैं। हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म्स के साथ। तो इनके रूट्स में माइकोराइजी होते हैं, है ना? और तो और एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, उस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का नाम साइकस है। साइकस रूट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया। साइकस प्लांट एक जिम्नोस्पर्म है, उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिनको हम कोरलाइड रूट्स बोलते हैं। उन्हीं रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया होते हैं। कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया? लाइक नॉस्टॉक। समझ रहे हो बात? ध्यान रहे, साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसके पास एक तो नॉर्मल रूट्स होते ही होते हैं, इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स भी होते हैं। उन रूट्स को हम कोरलॉइड रूट्स बोलते हैं, कोरलॉइड रूट्स।
इन्हीं कोरोलॉइड रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबीना। और ये क्या काम करेंगे? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को कन्वर्ट कराएंगे इनटू अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। ये सारे जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते, केवल साइकस जिम्नोस्पर्म के रूट्स में, कोरोलॉइड रूट्स में होते हैं। ठीक है जी। स्टेम के बारे में क्या बताऊं? स्टेम इनका वुडी होता है, वुडी थिक स्टेम। और इनके लीव्स नीडल लाइक होते हैं, नीडल लाइक लीव्स। क्यों? क्योंकि ये रहते हैं ड्राई कंडीशंस में, जहां पर पानी की होती है कमी। एक मिनट बेटा। हाँ, आज ये रहते हैं ड्राई कंडीशंस में जहां पर वाटर की कमी होती है, तो इनको वाटर कंजर्व करना होता है। इसीलिए इनके लीव्स ना मॉडिफाई हो जाते हैं नीडल में, क्योंकि जितना लीफ का सरफेस एरिया कम होगा उतना उस लीफ के ऊपर स्टोमेटा कम होंगे और वाटर लॉस उतना कम होगा। तो लीव्स आर नीडल लाइक, क्यों? टू कंजर्व वाटर। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जिम्नोस्पर्म्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए, लेकिन जितना मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूं मुझे पता चल रहा है तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाया हूं तुम लोग भूल चुके हो, तुम लोग जवाब ही नहीं देते। पढ़ाई करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। ठीक है। हम्म। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। इस स्पोरोफाइट प्लांट में 3 हिस्से होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स इनके नीडल लाइक होते हैं क्योंकि इनको वाटर कंजर्व करना होता है। नीडल लाइक लीव्स में स्टोमेटा कम होंगे क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। स्टेम इनका वुडी होता है, वेरी थिक। स्टेम ब्रांचेड भी हो सकता है, अनब्रांचेड भी हो सकता है। एंड रूट्स इनमें टैप रूट सिस्टम होगा। रूट्स में कुछ माइकोराइजल फंजाई होते हैं, और माइकोराइजी क्या करते हैं मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं। और साइकस, कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोरोलॉइड रूट्स होते हैं, लाइक साइकस। उन कोरोलॉइड रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया रहेंगे। अब आगे जिम्नोस्पर्म्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद डन कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप क्लास छोड़ सकते हैं।